Hello to my wonderful children. My name is Komal, your English teacher, and here I am again with another video. And today we are going to study a poem which उसका नाम क्या है? Fire and Ice. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 10th ग्रेड में एक और पोम है जिसका नाम है Fire and Ice. Today we are going to learn that poem. Okay, what all things are we going to see in this? First of all, we'll be reading as per our poem, thing. सबसे पहले हम सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे क्या टोन है, क्या मूड है पोम का, ठीक है, सिंबॉलिज्म क्या है, लाइक कौन से सिंबल्स यूज किए गए हैं, उन सिंबल्स को यूज करके किस आइडिया को रिफ्लेक्ट किया गया है. दिस इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी डिस्ट्रक्शन एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड. हाउ, कैसे हम how we are moving towards apocalypse. अपोकलिप्स का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगी. एंड म्यूचुअल एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. अगर हम सब लोग साथ में मिलजुल के रहते हैं, गुड इमोशंस के साथ रहते हैं, फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड की फीलिंग के साथ रहते हैं, तो हाउ इट बिकम्स अ बेटर एग्जिस्टेंस. these all things are we going to cover in this particular video. So are you excited? Shall we start? चलो शुरू करते हैं. हमेशा की तरह every video will bring you a competency, and in this video what is the competency? Very first learning is duality of human emotions. How human emotions are divided into two different paths. Look, understand, we humans, we always have two types of feelings. One, we categorize them as good feelings. Another one, we categorize them as bad feelings. यानी कि एक अच्छी feelings है, एक bad feelings है. अच्छी feelings में आती है kindness, cooperation, humanity, humility. लेकिन गंदी feelings में आता है anger, rage, indifference, hatred, coldness, avarice, jealousy, envy. ऐसे बहुत सारे इमोशंस किसके अंदर आते हैं? बैड इमोशंस के अंदर काउंट होते हैं. तो आज हम लोग इस वीडियो से इस वैल्यू के बारे में सीखेंगे कि ह्यूमन इमोशंस के ड्यूअलिटी के इफेक्ट्स क्या होते हैं. फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज human nature and behavior. Similar, very similar, but how these emotions guide our behavior, how these emotions make a personality of a human, and ultimately कैसे वो वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट करने में, बर्बाद करने में हेल्प करते हैं. ये सारे वैल्यूज आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोम. यू वुड सी, तुम्हें लगेगा कि दिस पोम इज नॉट जस्ट गोइंग टू हेल्प यू यहाँ पर आंसर्स लिखने में या ग्रेड 10 पास करने में, बट ये पोम आपको पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छी लर्निंग्स देगी. ये पोम किसने लिखी है? एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यस, इट इज रिटन बाय सर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. ये फर्स्ट टू पोम्स थी. पहले, इससे पहले हमने क्या पढ़ी थी? यस, डस्ट ऑफ स्नो. और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फायर एंड आइस. ये दोनों ही पोम किसने लिखी है? ये दोनों ही पोम, बोथ ऑफ दीज पोम्स आर रिटन बाय सर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. एज आई टोल्ड यू लास्ट वीडियो में, सेम है कि एक 20th सेंचुरी राइटर है और ये एक अमेरिकन राइटर है. मेनी पीपल कंफ्यूज हिम एज अ ब्रिटिश राइटर. नो, ही इज एन अमेरिकन राइटर. बट अमेरिकन राइटर होने के बावजूद भी इनका जो वर्क था वो पहले इंग्लैंड में पब्लिश हुआ था, फिर वो अमेरिका आया था. एज इट इज रिटन हियर, हिज वर्क was initially published in England before it was published in the United States. USA में publish होने से पहले, अमेरिका में publish होने से पहले इंग्लैंड वालों ने इनको चांस दिया था to become a poet. तुमने एक और पोम पढ़ी होगी इनकी ग्रेड 9 में, The Road Not Taken. It is one of the legendary poems that this man has written, and if आपने पढ़ी होगी तो उससे भी आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा. याद है या नहीं है सबको अपना 9th ग्रेड का लिटरेचर? मुझे पक्का भरोसा है कि आप सबको याद होगा. ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, 20th सेंचुरी का राइटर है. हमें बस इतना सा याद रखना है, फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. He is a 20th century writer. That is it. No more information is necessary. पता है फ्लेक्स मारने के लिए अच्छा है, बट इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नेसेसरी नहीं है. ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे. हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले सेटिंग से. व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द
पोअम, इस पूरा पोअम का सेटिंग क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, किस टाइम किस प्लेस में इसको सेट किया गया है, मैं जल्दी से पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम लोग इसको रीड करेंगे. Understand, this whole poem is talking about apocalypse. Can you see this word here? Apocalypse. Very important word. Apocalypse. Now what do you mean by it? इसका मतलब क्या होता है? देखो, अपोकलिप्स एक ऐसी चीज है जिसका वर्णन, यानी कि जिसके बारे में कहाँ बोला गया था, बिब्लिकल बुक ऑफ रिविलेशन है, यानी कि जैसे हमारी भगवत गीता है उसके कई पार्ट्स हैं, सिमिलरली बाइबल के भी कुछ पार्ट्स हैं, उसके एक पार्ट में इस अपोकलिप्स के बारे में बोला गया था. और इस अपोकलिप्स का मतलब होता है पूरा का पूरा वर्ल्ड जब डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, थ्रू एनी डिजास्टर, थ्रू एनी वॉर, किसी वॉर के चलते, किसी डिजास्टर के चलते, जब हमारा पूरा दुनिया, जब हमारी पूरा का पूरा संसार खत्म हो जाएगा, उस समय, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, अपोकलिप्स कहते हैं. उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, अपोकलिप्स कहते हैं. ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी पोअम है ये इसी बारे में हमें बताएगी, इसी बारे में हमें समझाएगी दैट हाउ वी ह्यूमंस कैन अचीव दैट अपोकलिप्स, कैसे हम लोग खुद के ही डिस्ट्रक्शन का कारण बन रहे हैं. तो जब हम देखते हैं, ये क्या है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है, हम इमेजिन कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि वो सिचुएशन आएगी, यानी कि हमें पता लगता है दैट इट इज ऑल्सो एन इर्रेगुलर पोम. इर्रेगुलर पोम क्यों है, क्योंकि देयर इज नो क्लियर सेटिंग, इसका कोई क्लियर सेटिंग हमें नहीं पता है. पोअम एक्चुअली बात करती है अपोकलिप्स के बारे में, और उसी के समय को, उसी के प्लेस को, उसी के टाइम को हम अज्यूम कर रहे हैं कि जब अपोकलिप्स आएगा तो शायद ऐसा होगा, शायद इन चीजों की वजह से अपोकलिप्स आएगा. एंड दिस इज व्हाट द सेटिंग ऑफ द पोएम इज. देयर इज नो क्लियर सेटिंग, देयर इज, इट इज एन इर्रेगुलर पोएम, इट टॉक्स अबाउट अपोकलिप्स, and the only indication of place and time is through the consideration of how it might come about. हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि कैसे ये अपोकलिप्स, जब ये आएगा तो किस वजह से आएगा, क्या समय होगा, क्या टाइम होगा, ये सब हम अजम्पशन पे काम कर रहे हैं. जैसे याद है हम लोगों ने डस्ट ऑफ स्नो में अज्यूम किया था कि पोएट पता नहीं चल रहा है, बैठा है, लेटा है, क्या कर रहा है, हमें नहीं पता. हमने इमेजिन किया था दैट द पोएट वाज वॉकिंग एंड सडनली उसके कंधे पे आकर स्नो गिरती है. सिमिलरली हम टाइम, प्लेस सब अज्यूम कर रहे हैं उस दिन का जिस दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जिस दिन मास डिस्ट्रक्शन होगा, जिस दिन द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड. आई होप सेटिंग आपको समझ में आई होगी. नाउ ये देखो, अपोकलिप्स से पहले पोएम सेट है, यानी कि खत्म होने से जस्ट पहले जो भी फैक्टर्स अपोकलिप्स को लीड करेंगे, यानी कि वो उसका कारण बनेंगे, उन सारे कारणों के बारे में ये पोएम लिखी गई है. शैल वी मूव फर्दर? चलो पढ़ते हैं. अब जल्दी से हम लोग देखेंगे टोन एंड मूड. सबसे पहले टोन क्या होता है, टोन इज लाइट एंड नॉनशैलेंट, यानी किस तरह की भाषा में इसे लिखा गया है, क्या इमोशन कोई पर्सन फील कर रहा था उसको लिखते टाइम, क्या बहुत हैवी वर्ड्स, बहुत ही इमोशनल कनेक्ट के साथ पोएम लिखी गई है, क्या बहुत ही दुखी मोड में पोएम लिखी गई है, क्या बहुत ही हैप्पी नोट पे पोएम लिखी गई है. ये सारे इमोशंस किसको डिस्क्राइब करते हैं, हमारी टोन को. All of these factors lead to decide the tone of the poem. Whenever we'll be reading the poem after this, इसके बाद symbolism के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी पोम क्या है, कैसी सुनाई देती है, कैसी दिखती है, ठीक है, क्या है पोम के अंदर. तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाषा ना तो बहुत ज़्यादा गुस्से में लिखी गई है, ना ही बहुत ज़्यादा खुश मिजाजी में लिखी गई है, ना ही बहुत ज़्यादा दुख में लिखी गई है, ना ही बहुत ज़्यादा शॉक या सरप्राइज में लिखी गई है. एक बहुत ही लाइट, एकदम नॉर्मल सा माहौल क्रिएट करके, लाइट लैंग्वेज, एकदम नॉन शैलेंट का मतलब होता है नॉन सीरियस. मैंने पिछली पोएम में भी बताया था, बहुत ही नॉन सीरियस एंड लाइट टोन के साथ क्या लिखी गई है, ये पोएम लिखी गई है, विच मेक्स इट्स टोन एज लाइट एंड नॉन शैलेंट.
नाउ इसका अगर आप मोड देखेंगे कि किस तरीके की क्या जॉनरे ऑफ पोएम है, तो यहाँ देखोगे आप कि कॉन्वर्जेशनल, सॉरी नॉट जॉनरे बट किस स्टाइल में पोएम लिखी गई है, कॉन्वर्जेशनल स्टाइल में लिखी गई है. यू विल फाइंड व्हेन यू विल रीड द पोएम दैट देयर आर टू ग्रुप्स. Okay, one group is saying something, one group is professing one idea, एक आइडिया के बारे में बोल रहा है, और दूसरा ग्रुप भी किसी और आइडिया के बारे में बोल रहा है. और ये दोनों आपस में एक तरीके की डिबेट कर रहे हैं that how the world will come to an end. And this tells us कि कहीं ना कहीं पोएम का टोन एंड स्टाइल क्या है, कॉन्वर्जेशनल है. कहीं दो ग्रुप्स आपस में बात करके इस पूरी के पूरे पोएम के अंदर ऐसा दर्शाया गया है कि पोएम में कहीं ना कहीं दो ग्रुप्स आपस में डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी चीज पे डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या है, इट इज हैविंग कॉन्वर्जेशनल टोन एंड स्टाइल. पोएम यूजेस short lines, rhyme scheme and precise language to bring out the message. पोएम में बहुत छोटी छोटी लाइंस हैं, राइम स्कीम है, उसके साथ एकदम प्रिसाइज लैंग्वेज है. फालतू बड़ा चढ़ा के एक्सट्रीम लिटरेरी एंड पोएटिक डिवाइसेस यूज करके उसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं बनाया है, उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाया है. बहुत आसान भाषा में पोएम लिखी गई है. सिंबल्स जो यूज़ किए हैं वो भी काफ़ी आसान है. इसी वजह से दिस मेक्स इट, जो इसकी लैंग्वेज है, जिस तरीके के सेंटेंसेस लिखे गए हैं, वो इस पूरे पोएम के टोन को बहुत ईजी बनाता है समझने के लिए. और ये पूरी की पूरी पोएम भी इसके मैसेज को बहुत इफ़ेक्टिव बनाती है. इसकी लैंग्वेज, जिस तरीके की भाषा को यूज़ किया गया है, जिस तरीके की राइम स्कीम रखी गई है, जिस तरीके से एकदम सटीक वे में बातों को कहा गया है, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला गया है, एक्सट्रीमली एग्जैजरेट नहीं किया है चीज़ों को. दीज ऑल थिंग्स मेक दिस पोएम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. Also, it becomes very easy for the readers to understand the message. I hope this is clear. तो मैं थोड़ा ज़्यादा हिंदी में बोलती हूँ तो आई ब्लफ, थोड़ा सा इंग्लिश ज़्यादा बोलूँगी एंड हिंदी, मतलब bilingual but English थोड़ा ज़्यादा. Okay, you also start learning. And why I try to tell you everything in English, because when you'll be going to your exam centers to write the answers, when you'll be attempting your boards, then you'll have to write in English. So you should know how to, कैसे English को सुनना है, कैसे English की चीज़ों को accept करना है और कैसे answers लिखने हैं. And I know you all will do it no matter what. ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि बहुत आसान भाषा है, प्रिसाइज सटीक भाषा में लिखा गया है, राइम स्कीम है, जो इसके मैसेज को समझने में बहुत आसानी कर देता है. लास्ट इज मूड. मूड यानी कि भाई किस तरीके की फीलिंग्स हैं पोएट की उस वक्त उसको लिखते टाइम. यहाँ पर हमें दिख रहा है कॉन्टेम्पलेटिव. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टेम्पलेटिव? When you are indecisive, when you don't know either this or that. जब आपको ये नहीं पता होता किस रास्ते में जाऊं, कौन सी चीज सही है, क्या ये सही है या वो सही है, या ये गलत है या वो गलत है, उसको हम कहते हैं कॉन्टेम्पलेटिव. जब दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा हो, कॉन्स्टेंटली आप स्केप्टिकल हो किसी चीज को लेके कि वेदर दिस इज राइट और दैट इज राइट. व्हेन यू डिबेट, यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग, यू आर थिंकिंग, पॉन्डरिंग. आप अपने थॉट को यूज करते हैं, अपने ब्रेन को यूज करते हैं कि वेदर दिस इज राइट और दैट इज राइट. दिस इज व्हाट कॉन्टेम्पलेटिव इज. एंड वी कैन सी दैट द पोएट इज बीइंग कॉन्टेम्पलेटिव थ्रू आउट द पोएम बिकॉज ही हैज टू आइडियाज. ही थिंक्स आइडिया 1 is also good and he thinks idea 2 is also good, but which one is better, which one is more efficient? This is what he is contemplating about. इसी बारे में वो सोच रहा है. एंड दैट इज वाई ये हमारी पोएम की मूड को क्या बनाता है, कॉन्टेम्पलेटिव इन नेचर. तो चलो ये समझ में आया सबको. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम समझेंगे सिंबोलिज्म क्या होता है. पिछली वाला जो पोएम था हमारा डस्ट ऑफ स्नो, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि आपका सिंबोलिज्म क्या होता है. जैसे कि अगर आप किसी बात को सीधा ना कह के उसको एक सिंबल से अटैच कर दो और उस सिंबल के थ्रू जब आप अपने बात को समझाने की कोशिश करो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंबोलिज्म. जैसे कि एक मैं अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ. पिछली बार हम लोगों ने APJ अब्दुल कलाम सर का एग्जाम्पल लिया था.
आज सोचो तुम्हें किसी को बोलना है, जैसे मेरी क्लास में कोई बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की हो, बहुत ब्यूटीफुल लड़की हो, rather than calling her beautiful I would say oh my class's Miss Universe has arrived, यानी कि मेरी क्लास की मिस यूनिवर्स आ चुकी है। यानी कि मैंने उसको ब्यूटीफुल ना बोल के उसको एक सिंबल से अटैच कर दिया जो कि था मिस यूनिवर्स। दिस इज व्हाट सिंबोलिज्म इज। जब भी आप किसी एक सिंबल से कोई आइडिया, कोई थॉट, कोई परसेप्शन को लोगों को समझाने की कोशिश करते हो, उसे हम सिंबोलिज्म कहते हैं। यहाँ पर दो सिंबल्स हैं, एक है फायर, दूसरा है आइस। फायर किस चीज को डिनोट करता है? समझो, फायर एक बार दिमाग में लाओ, फायर की इमेज को दिमाग में लेके आओ। क्या तुम्हें जलता हुआ, एकदम से एकदम बहुत बर्निंग डिजायर्स, बर्निंग फीलिंग्स, बर्निंग जो बहुत एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं, एक्सट्रीम डिजायर्स होती हैं, मनी, अथॉरिटी, डोमिनेशन, पावर, ये सब से हमारे अंदर कुछ ना कुछ गंदे इमोशंस पनपते हैं। जैसे कि तुम कह सकते हो एवरेस, जेलेसी, ठीक है, कि आप एक्सट्रीमली आप किसी को आपके अंदर जेलेसी है कि वो इतना पावरफुल है तो मैं क्यों नहीं हूं, ठीक है। आपके अंदर एंगर होता है, एंगर मतलब गुस्सा लोगों के प्रति, जब आपको चाहिए कि आपको वो पर्टिकुलर चीज चाहिए थी और आपके अंदर वो डिजायर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि सारे अच्छे इमोशंस दब चुके हैं, तो तब आप कैसा फील करोगे? इस इंसान के खिलाफ एंग्री फील करोगे, रेज फील करोगे। तो जब भी हमारे अंदर बर्निंग डिजायर्स होती हैं कि हमें पैसा चाहिए, पावर चाहिए, डोमिनेशन चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, तो वो हमारे अंदर किससे रिफ्लेक्ट किया गया है? उन ह्यूमन इमोशंस को किसके थ्रू रिफ्लेक्ट किया गया है? बर्निंग डिजायर। एंड अल्टीमेट सिंबल क्या है हमारा? फायर। फायर रिप्रेजेंट करती है बर्निंग डिजायर्स को, विच आर एवरेस, रेज, एनवी, एंगर, लस्ट, ये ऐसे सारे इमोशंस जो डिजायर्स से उत्पन्न होते हैं, जो डिजायर्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। अनदर सिंबल विच इज यूज्ड हियर इज आइस। अब तुम आइस को देखो, आइस से तुम्हारे अंदर एक चीज दिखेगी जब तुम आइस को रखते हो। चलो बहुत लोगों को लगेगा मैम आइस तो अच्छी चीज है, हमें ठंडक पहुंचाती है, हमारी हेल्प करती है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। आइस को जब आप बहुत देर तक हाथ पे रखेंगे तो यू विल फाइंड कि आपके हाथ पे कोल्ड बर्न होने लग जाएगा। यानी कि नीदर फायर इज गुड नॉर आइस इज गुड। वैसे दोनों देखो कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं कि आग लग जाए तो मैं जैसे ही फायर डालूंगी, आग लग जाए मैं जैसे ही आइस डालूंगी, आइस पिघल जाएगी और उससे फायर क्या हो जाएगी? कूल डाउन हो जाएगी, बुझ जाएगी। लेकिन यहाँ पर फायर एंड आइस दोनों ही एक्सट्रीम एंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों एक दूसरे को काउंटर नहीं करते, दोनों एक दूसरे को खत्म नहीं करते, रादर एक दूसरे को फ्लरिश करते हैं। यहाँ पे आइस का सिंबल क्या है? आइस कोल्ड, हेट्रेड। आइस को किस लिए यूज किया गया है? लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए नफरत होना। एंगर जो आप मुंह पे दिखा रहे हो, डिजायर है, मेरे को ये नहीं मिला, जाके किसी को तुमने गोली से उड़ा दिया, दैट इज एंगर। लेकिन मन में किसी के लिए नफरत पालना, ये क्या होती है? आइस कोल्ड हेट्रेड, दिस इज कॉल्ड हेट्रेड। ठीक है, ये इमोशंस थोड़े से सटल होते हैं, थोड़े से बाहर इतने शो एविडेंट नहीं होते, लेकिन ये इमोशंस भी बहुत खराब होते हैं। जैसे हेट्रेड हो गया, इनडिफरेंस हो गया। कोई इंसान आपके लिए आप 10-12 लोगों का ग्रुप हो, एक पर्सन को तुम्हें एक पर्सन से नफरत है और तुम्हारी वजह से तुम सारे 11 के 11 लोग मिलके उससे इनडिफरेंट हो जाओ, उसको लग जाए, उसको चोट पहुंचे, उसको दुख हो रहा है, तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यानी कि बिल्कुल भी तुम ह्यूमैनिटी की तरह बिहेव नहीं कर रहे उस इंसान से, इनडिफरेंट हो, वो कुछ भी करे, जिए या मरे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे इमोशंस भी लोगों के बीच में क्या लेके आते हैं? दरार पैदा करते हैं। कोल्डनेस, यू आर ट्राइंग टू पुल पीपल डाउन, जबरदस्ती लोगों को नीचे खींचना, जबरदस्ती लोगों के साथ गलत करना, मन ही मन में उनके लिए नफरत पालना, ये सब होते हैं आइस कोल्ड इमोशंस। और इनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? these are represented by ice. Okay, we can simply say that fire involves rapid destruction.
जैसे ही फायर इंक्रीज होगी वर्ल्ड में, एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशंस, एक्सट्रीम ह्यूमन डिजायर्स इंक्रीज होंगी, जल्द से फटाक से हमारा जो धरती है, हमारा वर्ल्ड है, हमारा जिसके अर्थ है, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। एंड आइस कहीं ना कहीं स्लो होती है बट उतनी ही इफेक्टिव होती है, यानी कि थोड़ी सी पेस में स्लो है, आइस भी डिस्ट्रक्शन लेके आएगी लेकिन उतनी तेजी से नहीं, लेकिन आइस भी उतना ही बड़ा डिस्ट्रक्शन लाएगी जितना फायर ला सकती है। और जब भी अब मैं इस पूरी पोम में कभी भी फायर या आइस बोलूं तो आपके दिमाग में एक रील चलनी चाहिए, फायर बर्निंग डिजायर्स, आइस आइस कोल्ड hatred, fire burning fiery desires, ice ice cold hatred। एक और बार रिपीट करेंगे हम लोग जल्दी से, fire burning fiery desires, ice ice cold hatred। Understood all of you? Fire brings rapid destruction, ice brings equal amount of destruction but a little स्लोअर, उतना ही डिस्ट्रक्शन लाती है बट थोड़ा सा स्लो पेस के साथ। यहाँ तक सबको समझ में आया सिंबोलिज्म क्या है, यानी कि फायर एक्चुअली आग, आइस, बर्फ के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, ह्यूमंस एंड ह्यूमंस डिजायर्स एंड ह्यूमंस इमोशंस के बारे में बात हो रही है। तो चलो अपन पोएम पढ़ना शुरू करें। आर यू ऑल एक्साइटेड टू रीड द पोएम? I hope and I know you all are very excited. So let us start. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. The first stanza of the poem starts with, अब मैंने बोला था ना conversational है भाई, कोई तो बात कर रहा है। Some say that the world will end in fire. Some say that it will, some say in ice. देखो फर्स्ट टू लाइन से हमें ये नहीं पता, अभी तक ये नहीं पता लग रहा है कि वो एक्चुअली इमोशंस के बारे में बात कर रहा है। कोई और बच्चा पढ़ेगा जिसने कोमल मैम की वीडियो नहीं देखी, उसे थोड़ी पता लगेगा कि फायर एंड आइस सिंबल है। ठीक है, हमें पता है क्योंकि हमने इंटरप्रेट पोएम को पहले ही कर रखा है, लेकिन आप जनरली इस पोएम को पढ़ोगे तो फर्स्ट टू लाइन में ऐसे लग रहा है फायर, फायर यानी कि हमारी अर्थ पे कोई बहुत बड़ी आग लग गई, नेचुरल फायर लग गई, या कोई बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से फायर represent करती है किसी बड़े डिजास्टर को। कि some people say that the world will end in fire, यानी कि फिजिकली पूरे अर्थ पे फायर लग जाएगी, कोई बहुत बड़ा वॉल्केनो इरप्शन हो जाएगा, उससे वर्ल्ड का एंड होगा। एंड सेकेंड लाइन समझा रहा है कि शायद आइस एज वापस आ जाएगा, एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द अर्थ विल बी फ्रोजन, इट विल बी कवर्ड विद आइस। यानी कि हमारी दो फर्स्ट लाइन से हमें ऐसा लगता है कि एक्चुअल जो लिटरल मीनिंग्स हैं फायर के, फायर का लिटरल मीनिंग क्या है यहाँ पर, आप कह सकते हो वॉल्केनिक इरप्शन, ओके, एनी डिजास्टर। एंड आइस का लिटरल मीनिंग क्या है बच्चों, आइस का लिटरल मीनिंग है आइस एज, कि मतलब या तो वर्ल्ड कोई बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन होगा, डिजास्टर आएगा और वर्ल्ड पूरा उसमें समा जाएगा, या पूरे अर्थ पे आइस जम जाएगी, आइस एज वापस आ जाएगी एंड ह्यूमंस वोंट बी एबल टू सर्वाइव। और इन्हीं दो चीजों की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा अर्थ खत्म हो जाएगा। ये लिटरल मीनिंग है, यानी कि जैसा पढ़ा वैसा समझ लिया, अपनी बुद्धि यूज नहीं की, एनालिसिस नहीं लगाया, कोमल मैम की क्लासेस अटेंड नहीं की, तो तब ऐसा होता है। लेकिन ये भी टू एन एक्सटेंट यहाँ तक सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहली दो लाइन में हमें बताया ही नहीं गया है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो यानी कि दो ग्रुप्स है, कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो वर्ल्ड लिटरल मीनिंग के हिसाब से यानी कि वर्ल्ड किससे खत्म होगा, फायर से, और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं फायर से खत्म नहीं होगा, वर्ल्ड विल एंड इन आइस, वर्ल्ड विल एंड इन आइस एज। From what I have tasted of desire, this particular line tells us, it introduces us with the real meaning of fire
एंड आईज। ये जो वर्ड है डिजायर, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अच्छा एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गई, ये पोएम ना 1920 में लिखी गई है। इससे जस्ट पहले एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था वर्ल्ड लेवल पे, और वो इवेंट क्या था? यस, यू ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट, वर्ल्ड वॉर वन। अब देखो वर्ल्ड वॉर वन जस्ट अभी खत्म हुई थी, और उसके जस्ट बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी है। उसने देखा कि हम ह्यूमंस कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन करें जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि हम बेटर हैं, जस्ट बिकॉज हमें कंट्रीज के ऊपर अथॉरिटी चाहिए, जस्ट बिकॉज हमें वर्ल्ड लेवल पे डोमिनेशन चाहिए। डिजायर है और हेट्रेड है, बर्निंग फायरी डिजायर्स है एंड आइस कोल्ड हेट्रेड है, और इन दोनों चीजों की वजह से क्या हुई थी? वर्ल्ड वॉर वन हुई थी। और इसी आइडिया पे वो कह रहे हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी कि मैंने खुद ने जो एक्सपीरियंस किया है कि ह्यूमंस की जो डिजायर है, जो बर्निंग फायरी डिजायर है ऑफ मनी, पावर, फेम, अथॉरिटी, डोमिनेशन, वो डिजायर इतनी बड़ी है कि डिजास्टर को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आइस एज को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ह्यूमंस हमारी बर्निंग डिजायर से इस पूरी धरती को विनाश करने के लिए काफी है। हमारे अंदर जो एक्सट्रीम डिजायर्स पनप रही हैं कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जिसकी वजह से हम गुड इमोशंस को भूल जाते हैं, ह्यूमैनिटी को भूल जाते हैं, और इसी कारण से हमें पोएट को ये लगता है कि देखो वोल्केनिक इरप्शन होने की जरूरत नहीं है। डिजायर्स, ह्यूमंस के अंदर जो एंगर है, लस्ट है, रेज है, एवरेस्ट है, जेलसी है, एनवी है, ये इतने ताकतवर इमोशंस हैं, ये इतने पावरफुल इमोशंस हैं that they can bring the world to, they can actually bring the world to its doom. They can make the world end in a snap. एक चुटकी में ये पूरी की पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए इनफ है। I hold with those who favor fire, यानी कि पोएट स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि भैया मेरे हिसाब से, देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि बर्निंग डिजायर्स से दुनिया खत्म होगी, कुछ कह रहे हैं कि आइस कोल्ड हेट्रेड से खत्म होगी, लेकिन जस्ट अभी जो वर्ल्ड वॉर का एक्सपीरियंस हुआ है उसमें लोगों का मेन मोटिव क्या था? डिजायर ऑफ बिकमिंग द वर्ल्ड पावर, डिजायर ऑफ द डोमिनेशन, डिजायर ऑफ द अथॉरिटी। उससे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फायर विल ब्रिंग द वर्ल्ड टू इट्स, इट विल ब्रिंग अ कैटास्ट्रोफिक एंड ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सडन, कैटास्ट्रोफिक मतलब होता है चुटकी में जो डिजास्टरस वे में खत्म हो जाए, उसे हम कहते हैं कैटास्ट्रोफिक। यानी कि फायर विल ब्रिंग द कैटास्ट्रोफिक एंड ऑफ द वर्ल्ड। क्या फर्स्ट स्टैंजा सबको समझ में आया? आई होप सबको समझ आया होगा। बट if it had to perish twice, what do you mean by it here? If it had to perish twice, कितनी सुंदर लाइन है देखो। अब वो कह रहा है कि वर्ल्ड एक बार खत्म हो गया, लेकिन अगर इसी वर्ल्ड को दोबारा फिर से खत्म होना है तो आपकी जो आइस कोल्ड हेट्रेड है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इट इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस मीन्स सफिशिएंट। तो अब वो बोल रहा है कि अगर इसी वर्ल्ड, इसी दुनिया को एक और बार खत्म होना है तो मुझे ये भी पता है जो आइस कोल्ड हेट्रेड है, जो लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए नफरत पनप रही है, जो एक दूसरे को लेके इनडिफरेंस, कोल्डनेस, हेट्रेड है, यही जाके एक दिन ये भी, इसके अंदर भी इतनी पावर है, एफिशिएंसी है, कैपेबिलिटी है एंड कैपेसिटी है कि ये भी पूरे वर्ल्ड को खत्म कर सकती है। एंड हियर एट द एंड पोएट इज सेइंग दैट बोथ बर्निंग डिजायर्स or ice cold hatred, okay, burning fiery emotions of anger, lust, rage, avarice, jealousy, or the ice cold hatred, coldness, indifference, and not having humanity for each other. Both of these symbols, both fire and ice, are competent in bringing the catastrophic end to the world. दोनों के दोनों ही क्या करेंगे? दोनों के दोनों ही एकदम पावरफुल हैं। आपस में अगर इनकी लड़ाई करवाओगे तो दोनों ही इक्वली कॉम्पिटेंट है, यानी कि दोनों ही अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं, दोनों ही वर्ल्ड को एकदम बर्बाद करने में, खत्म करने में, डिस्ट्रक्ट करने में, टू ब्रिंग द वर्ल्ड्स एपोकलिप्स, बोथ आर
कॉम्पिटेंट, यानी कि उस अपोकलिप्स को लाने में ये दोनों, बर्निंग डिजायर्स या फिर आइस कोल्ड हेट्रेड, both are competent, both are sufficient, and this is what your poem is all about. I hope आपको पोएम समझ में आई होगी। कैसे पोएट बात कर रहा है वर्ल्ड वॉर से पहले, उसने देखा कि कैसे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, किसी के अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, कोई भी भाईचारे की बात नहीं कर रहा, कोई भी हेल्प की बात नहीं कर रहा, कोई भी कॉपरेशन, काइंडनेस, ह्यूमिलिटी, ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहा। इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है जस्ट फॉर डिजायर्स, जस्ट फॉर हेट्रेड, एंड दैट वाज रियली नॉट राइट। एंड उसी वक्त रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 1920 में जब ये पोएम खत्म हुई, तब उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, तब उन्होंने इस पोएम को लिखा और बोला कि दोनों अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आज तो हम लोग शायद एक ऐसे वर्ल्ड में हैं जहां पर ये इमोशंस अभी ग्रो हो रहे हैं, बट एक ऐसा स्टेज हम रीच करेंगे कि जब ये इमोशंस इतने एक्सट्रीम हो जाएंगे, जब लोग आपस में एक साथ अलाइन नहीं हो पाएंगे, उनके थॉट्स, उनके परसेप्शंस मिलेंगे नहीं, तो ह्यूमन ही ह्यूमन के डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा। हमें किसी डिजास्टर, आइस एज, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम खुद ही खुद का डिस्ट्रक्शन लेकर आएंगे। एंड विद दिस योर पोएम इज ओवर। आई होप आप सबको आपकी ये फायर एंड आइस पोएम समझ में आई होगी। अब जल्दी से हम देखते हैं इसका थीम क्या है। सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स देख लो। डिजायर, लॉन्गिंग्स और वांट्स, जो आपकी इच्छाएं होती हैं उनको हम डिजायर्स कहते हैं। पेरिश, डाई ऑफ, गो ऑफ, कोई चीज जो वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? पेरिश। इस वर्ड को याद रखना। इसमें ये जो लाइन है ना, ये देखो, आई होल्ड विद दोज, नो, ये वाली लाइन, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इसमें एक बहुत अच्छा लिटरेरी डिवाइस है, एक नया लिटरेरी डिवाइस है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो ये याद रखना, और जितने बच्चे इंक्विजिटिव हैं वो ट्राई भी करना कि फाइंड आउट करने की कोशिश करना कि इसके अंदर कौन सा लिटरेरी डिवाइस है। चलो, तो पेरिश का मतलब होता है खत्म हो जाना धीरे धीरे, एंड डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है डैमेज, डिस्ट्रक्शन, डैमेज, डिमोलिश हो जाना, किसी चीज का बर्बाद हो जाना, उसे हम एंड हो जाना, उसे हम डिस्ट्रक्शन कहते हैं। एंड सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट, कोई चीज जब सफिशिएंट होती है, कोई चीज इनफ होती है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? सफाइस। ओके, चलो जल्दी से हम लोग थीम के बारे में पढ़ेंगे। थीम क्या है? फायर किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्सट्रीम डिजायर्स। आइस, एक्सट्रीम इमोशंस। अब देखो, थीम इस पूरे पोएम की है बर्निंग डिजायर एंड आइस कोल्ड हेट्रेड both are competent in bringing the world to a catastrophic end। चाहे वो बर्निंग डिजायर्स हो या वो आइस कोल्ड हेट्रेड हो, दोनों के अंदर ही इतनी क्षमता है कि दोनों ही वर्ल्ड को उसके कैटास्ट्रोफिक। तुमने वो वाली मूवी देखी है एंड गेम? उसमें थैनोस बहुत सारी वो पहनता है, मणियां पहनता है, और जैसे वो उसे चुटकी बजाता है तो पूरा का पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? कैटास्ट्रोफिक। स्नैप के अंदर चुटकी बजाते ही पूरा का पूरा डिजास्टरस वे में कोई चीज एंड हो जाना, दैट इज व्हाट कैटास्ट्रोफिक इज। तो यहां पर ये कह रहा है कि फायर एंड आइस एज ह्यूमन इमोशंस, इनको पर्सोनिफाई कर दिया है हमने, ह्यूमन इमोशंस दे दिए कि ह्यूमन इमोशंस जैसे ही वर्ल्ड में ज्यादा होंगे, ये वर्ल्ड के डूम को ले आएंगे, वर्ल्ड को कैटास्ट्रोफिकली एंड कर देंगे, खत्म कर देंगे। एंड दिस पोएम गिव्स अस द मैसेज, और ये एक थीम को टच करता है, एंड दैट थीम इज ऑफ fraternity, peace and brotherhood. If we all live together in peace, if we all live together with humanity and humility and kindness, अगर हम हमारे good emotions को ऊपर करेंगे और bad emotions को suppress करेंगे, तो हम देखेंगे that world will become a better place to live in। ये दुनिया हमारे लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। जब हम दूसरों को kindness दिखाते हैं तो they also revert back with the same। अगर हम किसी को चाटा मारेंगे
तो दे विल ऑल्सो रिप्लाई बैक विद द सेम वायलेंस. बट अगर हम किसी के साथ काइंडनेस का एक्ट शो करेंगे देन दे विल ऑल्सो डू द सेम. सो वी शुड ऑलवेज हैव फ्रेटर्निटी, होता है भाईचारा, ब्रदरहुड. ओके, तो वी शुड हैव दीज इमोशंस ऑफ फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, इक्वालिटी. वी शुड लिव विद काइंडनेस, ह्यूमिलिटी, ह्यूमैनिटी, कोऑपरेशन, हेल्पिंग. ठीक है, ऐसे अच्छे इमोशंस के साथ जब हम रहते हैं तो वर्ल्ड बिकम्स अ बेटर प्लेस टू लिव इन. चलो, now what values did we learn? What is the learning outcome of this particular video? Hate and desire lead to destruction. अगर hate करोगे, desire रखोगे मन के अंदर, that will ultimately, it will lead you to the ultimate emotions and that would lead you to the destruction. वो सिर्फ आपका destruction नहीं होगा, वो पूरे mankind का destruction होगा. Second is emotional intelligence and balance. If a man with extreme desires and extreme emotions can balance himself, then also he can win over himself and he can win over the world. अगर कोई इंसान के पास सब कुछ और इमोशनल बैलेंस नहीं है, अगर वो अपने माइंड को वो अपने माइंड को बैलेंस नहीं कर सकता है, वो अपने माइंड को मूव नहीं कर सकता द वे ही वांट्स, और अगर उसका माइंड उसके इमोशंस और उसके डिजायर उसको लीड कर रहे हैं, तो जब माइंड को लीड नहीं किया जाता और जब माइंड हमको लीड करता है, जब हमारे डिजायर्स, जब हमारे इमोशंस हमको लीड करते हैं, तो हमेशा हम गलत रास्ता चुनते हैं. लेकिन जब हम माइंड को लीड करते हैं विद कामनेस, विद अ डिस्क्रिशन ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, जब हम इस बुद्धि के साथ कि क्या सही है और क्या गलत है, जब हम इस लाइफ को लीड करते हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू लिव एंड सक्सेस बिकम्स अ नॉर्मल थिंग इन योर लाइफ. जब आप बहुत ही एक बैलेंस्ड माइंडसेट के साथ किसी भी चीज को करने जाते हैं, तो अचीवमेंट बिकम्स अ रेगुलर थिंग. आई होप दीज लर्निंग आउटकम्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Now I will be assessing my favorite part of the video. I'll quickly give you 5 seconds and see whether whatever you've learned till now, were you able to understand it or not? I'll see that quickly. Okay, are you ready? Yes, I know you all are ready. Chalo. What does ice represent in the poem? Ice क्या represent करती है? Coolness, hatred, peace or fear? I don't think so. You need even 5 seconds for the same. And the answer is yes. B for Bombay, hatred. Ice represents hatred. Very good, children. Second, in Fire and Ice, what does fire symbolize? Fire क्या symbolize करती है बच्चों? अगैन वेरी इजी, 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन जब भी ऐसा कुछ आए तो मूव टू द नेगेटिव वन. ओके, क्यों? क्योंकि फायर एक्चुअली नेगेटिव इमोशंस को डिस्क्राइब कर रही है. वार्मथ एंड कंफर्ट, एंगर एंड रेज, डिजायर एंड पैशन, लव एंड अफेक्शन. चलो जल्दी से, आई विल गिव यू 5 सेकंड्स. गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. थिंक वाइजली, अच्छे से सोचना, जल्दीबाजी मत करना. देखो, 2 आंसर्स में कंफ्यूज हो सकते हैं, डिजायर एंड पैशन, एंगर एंड रेज. लेकिन डिजायर एंड पैशन यहाँ पर पॉजिटिवली यूज किया गया है. फायर नेगेटिव डिजायर और नेगेटिव पैशन को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है. इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हुआ? एंगर एंड रेज. जितने भी लोगों ने किया, क्लैप्स फॉर यू ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन, What does perish mean? Perish का मतलब क्या होता है? जस्ट अभी बताया है, मैं कोई 5 सेकेंड्स का टाइमर नहीं दे रही, जल्दी से बताओ. टू डाई, टू ग्रो, हॉट और कोल्ड. आंसर इज नन अदर बट ए फॉर अमेरिका, टू डाई. किसी चीज का खत्म हो जाना, वैनिश हो जाना, गो ऑफ कर जाना. कोई चीज धीरे धीरे जब खत्म हो जाती है, तो दैट इज नोन एज perish. And that is, I think, the last question of this particular video. And I hope Fire and Ice आपको समझ में आई होगी. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके पोएटिक डिवाइसेस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये पोएम इजी लग रही होगी. आई हैव मेड दिस पोएम अ लिटिल इजी फॉर यू ऑल एंड कुछ ना कुछ आपने लाइफ लेसन्स भी इस वीडियो से सीखे होंगे. सो for your grade 10 preparations, stick to Komal ma'am, stick to Mission Gyan, and I'll meet you in the other video. Bye bye all of you. Take care.